आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमने बायो के 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम बायो का 9वां चैप्टर सूत्रक्रमी, घोंघा और शिलक पढ़ेंगे। पहले हम सूत्रक्रमी के बारे में पढ़ेंगे। सूत्रक्रमी की उत्पत्ति नेमेटोडा से हुई है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। जो सूत्रक्रमी है उसकी जो उत्पत्ति वो नेमेटोडा से हुई है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। सूत्रक्रमी की विशेषता, यह सामान्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं। जो सूत्रक्रमी होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। यह त्रिस्तरीय होते हैं, यह द्विपार्श्व होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, खंड रहित होते हैं, यह कूटघुय्ये होते हैं, यह अकशेरुकीय होते हैं, यह परजीवी होते हैं, यह जलीय जंतु तथा पादपों में पाए जाते हैं। जो कि सूत्रक्रमी होता है वो जल में, वो जलीय पादप और पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक है। यह मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं। आवास मतलब जो सूत्रक्रमी वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जल पर पाए जाते हैं, स्थल में, समुद्र, पहाड़ आदि पर ये पाए जाते हैं। अब तक सूत्रक्रमी की 5 लाख प्रजातियाँ खोजी जा चुकी है। मतलब अभी तक जो सूत्रक्रमी उनकी 5 लाख प्रजातियाँ खोजी जा चुकी है और 25,000 प्रजातियों पर अध्ययन किया गया है। आकृति, इसकी जो लंबाई होती है वो 0.2 mm होती है और चौड़ाई 0.05 mm होती है। यह पादपों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। जो सूत्रक्रमी होता है वो क्या होता है, जो पादप की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। यह शरीर के अंदर प्रवेश करके कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन बनाता है। जो सूत्रक्रमी होती है वो क्या पादपों की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अपना भोजन बनाता है। सूत्रक्रमी विभिन्न स्थलों पर पाए जाते हैं, जैसे कि खारे पानी में पाए जाने वाले कौन कौन से सूत्रक्रमी होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं वो, जैसे कि टियोस्ट्रोमा, कोरेमोस्ट्रोमा और डिओस्ट्रोमा। शुद्ध पानी में पाए जाने वाले निंग्लोलस, मोनानकस, प्लेक्टस, ये सूत्रक्रमी के नाम है जो कि इन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जैसे कि जैव परिचालक के लिए सूत्रक्रमी कौन से हैं, इनका उपयोग जैव पर्यावरण प्रदूषण सूचक के तौर पे किया जाता है। पेनाग्लास और रेडिवाइवस। मानव परजीवी, एस्केरिस, वाउचेरिया, बेनगोफाइटस, इनकाइलोस्टोमा। जैव नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रक्रमी, इनका उपयोग मच्छर नियंत्रण में किया जाता है। कुछ सूत्रक्रमी होते हैं जिनका उपयोग मच्छरों के नियंत्रण में किया जाता है, जैसे कि डैनरनेमा, हेटेरोबेडाइटस आदि। यह मच्छरों के आंत में जाकर रोग पैदा करते हैं। ये जो सूत्रक्रमी की जो प्रजातियाँ ये हेटेरोबेडाई और डैनरनेमा ये क्या करते हैं, मच्छरों की आंत में जाकर रोग को पैदा करते हैं। पादप परजीवी सूत्रक्रमी, यह पादप की जड़ भाग में निवास करते हैं, जैसे एवेना एंग्विलिया, ट्रिटिसाई। उपपरजीवी सूत्रक्रमी की प्रजातियाँ, यह जड़ की ऊपरी सतह से भोजन को ग्रहण करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हॉप्लोरस प्रजाति और जिजीनिमा प्रजाति। ठीक है। अब सूत्रक्रमी के कारण पौधों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी पादप में सूत्रक्रमी का प्रकोप होता है तो वो पीले पड़ जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है और जड़ जो होती है उनकी पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, गुच्छेदार हो जाती है। और पुष्प पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो पुष्प होते हैं वो कम आते हैं और पुष्प होते हैं वो जल्दी से झड़ जाते हैं। ठीक है। फलों का आकार छोटा रह जाता है, फल झड़ जाते हैं, आर्थिक हानि अधिक होती है। सूत्रक्रमी के कारण पौधों की जड़ों वाला भाग अधिक क्षतिग्रस्त होता है। जो सूत्रक्रमी होती है वो जड़ों पर, पुष्प पर, फलों पर सब पे प्रभाव डालती है, पर जो उसका जड़ों वाला जो भाग होता है वो अधिक इससे प्रभावित होता है। सूत्रक्रमी की संरचना, सूत्रक्रमी कठोर प्रतिरोधी क्यूटिकल से ढका हुआ होता है। यह बेलनाकार होता है। जो सूत्रक्रमी की संरचना होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है। अग्रभाग पर मुख खुलता है और उसका जो अग्रभाग होता है सूत्रक्रमी का उस पर मुख खुलता है। तंत्र का निर्माण ग्रसिका के पास होता है। सूत्रक्रमी में नर में मादा अलग अलग होते हैं। मतलब जो सूत्रक्रमी होता है वो एक लिंगी होता है, उसमें नर और मादा जनन छिद्र अलग अलग शरीर में होते हैं। इसमें जनन छिद्र खुले होते हैं। इसे अंड जरायुज, अंड प्रजनक कहते हैं। यह निर्मोचन द्वारा विकास करते हैं।
जो सूत्रकृमि होता है उनका विकास निर्मोचन के द्वारा होता है। नर सूत्रकृमि की पूंछ में प्रपूटी पाई जाती है जो मैथुन के समय मादा को पकड़े रखती है। अब देखिए कि जो सूत्रकृमि होती है वो एक लिंगी होती है, तो नर और मादा जननशित होते हैं वो अलग अलग शरीर में होते हैं। तो जो नर में क्या पाई जाती है, एक प्रपूटी पाई जाती है, पूंछ में एक प्रपूटी पाई जाती है जो कि जब वो मैथुन करते हैं तो वो मादा को पकड़े रखती है। ठीक है, अब जो सूत्रकृमि के कारण अगर पौधे पर इसका प्रभाव हो गया फसल पर, तो कौन कौन से रोग होंगे सूत्रकृमि से। तो पहला होगा जैसे कि गेहूं का मोएला रोग। जो गेहूं का मोएला रोग होता है वो सूत्रकृमि के द्वारा होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम जर्मनी में 1874 में देखा गया। इसकी जो खोज हुई थी जर्मनी में 1974 में हुई थी। राजस्थान में वासुदेवा 1958 सीकर में इसको देखा। इसके अलावा राजस्थान में ये जयपुर, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, टोंक, झुंझुनू, सवाई माधोपुर आदि में पाया जाता है। राजस्थान में इसको मोएले के नाम से जाना जाता है। लक्षण, यह पौधों के 1 माह पर लगता है। इसमें निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। जो गेहूं का मोएला रोग है जो सूत्रकृमि के कारण होता है, इसकी वजह से पौधे बौने रह जाते हैं। पौधे होते हैं वो पीले दिखाई देते हैं। अगर गेहूं पे सूत्रकृमि लग गया और उसको मोएला रोग हो गया तो इसके कारण क्या होगा, जो पौधे होंगे वो पीले दिखाई देंगे और वो बौने रह जाएंगे। पौधों का आकार पतला हो जाता है तथा जो पौधा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसकी जड़ें गुच्छेदार हो जाती हैं। प्राथमिक जड़ें गोलाकार हो जाती हैं। इस पौधे को मृदा से आसानी से निकाल के अलग किया जा सकता है। अब देखिए उसकी जो पौधे की जड़ें होंगी वो पतली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो क्या करते हैं ऐसे पौधों को आसानी से मृदा से निकाला जा सकता है। गेहूं में बालियों में दाने नहीं आते हैं। अगर गेहूं का मोएला रोग हो गया तो जो गेहूं में जो बालियां आती हैं उनमें दाने नहीं आते हैं। और ये कौन से सूत्रकृमि के कारण होता है, तो हेटेरोडेरा एवेनी के कारण होता है। रोगजनक, इस रोग का वार्षिक आवर्तन पुटिकाओं में रहता है। यह पादप के अवशेषी भागों पर पाए जाते हैं। ये अगली फसल तक मृदा में बने रहते हैं। अगली गेहूं व जौ की बुआई के समय द्वितीयक डिंबक के रूप में बाहर निकलते हैं तथा जड़ों को संक्रमित करते हैं। यह 21 दिन के अंदर पौधों को संक्रमित कर देते हैं। अब देखिए अभी क्या होता है, अवशेषी भागों पर जो इसका रोग कारक होता है हेटेरोडेरा एवेनी, वो क्या करता है अगली फसल तक फसलों के अवशेष पे बना रहता है। अगर हम वापस से गेहूं की फसल बो देंगे तो वो रोग कारक उसमें लग जाएगा। तो हमें क्या प्रबंधन में क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। ठीक है, अगर गेहूं के बाद वापस से गेहूं बो रहे हैं तो उसके अवशेष तो वहीं पर ही रहेंगे फसलों के अवशेषी भाग पे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। सरसों, धनिया, चना, जीरा, प्याज, मेथी आदि को अपनाते हैं। ग्रीष्मकालीन में जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई गर्मियों के महीनों में कर देनी चाहिए ताकि उसके अंडे निष्क्रिय हो जाएं। अगेती बुआई करने के समय से पहले बुआई कर देनी चाहिए। जैविक प्रबंधन, हमने पहले भी पढ़ा था कि जैविक प्रबंधन में हम क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोधी किस्में पढ़ते हैं। तो इसकी प्रतिरोधी किस्में क्या है, बोना, राजकिरण, CA 164, HD 2052, HD 2257। ठीक है, और राजस्थान में किस प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग होता है, तो WG 736, 1409 आदि का। रासायनिक प्रबंधन, यदि अधिक संक्रमण हो तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुसार LD कार्ब या कार्बोफ्यूरन को उपयोग करना चाहिए। अगर बहुत अधिक संक्रमण हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 किलोग्राम LD कार्ब और कार्बोफ्यूरन को उपयोग करना चाहिए। अब अगला है सब्जियों के गांठ ग्रंथि रोग। पहला हमने पढ़ा था गेहूं का मोएला रोग, अब दूसरा है सब्जियों का गांठ ग्रंथि रोग। यह आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, भिंडी, गाजर, मूली आदि में होता है। इसका रोगजनक क्या है, मैलोइडोगाइनी। ये जो मैलोइडोगाइनी के कारण गेहूं में गांठ ग्रंथि रोग होता है। लक्षण, यह सब्जियों की जड़ों में गांठ बना देता है। अगर ये रोग हो जाएगा सब्जियों में तो ये क्या होगा, सब्जियों की जो जड़ें होंगी उसमें गांठें पड़ जाएगी तथा उसको संक्रमित करती है। वृद्धि रुक जाती है। ये सिंचाई की दिशा में रोग को बढ़ाता है। ये जो रोग होता है वो सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। भूमि संक्रमित होने के कारण ऐसा देखा जाता है। संक्रमित जड़ों में नाइट्रोजन, फास्फोरस की अधिकता देखी जाती है। यह गाजर तथा चुकंदर में ज़्यादा देखा जाता है। जो सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है वो क्या होता है, गाजर और चुकंदर में ज़्यादा होता है। रोग चक्र क्या है इसका, इसके अंडे मृदा में उपस्थित होते हैं। इसकी एक पुटी के अंदर 400 से 500 अंडे होते हैं।
इसके अंडे डिंबक में बदल जाते हैं। ठीक है, अगर ये रोग हो गया तो हमें क्या प्रबंधन करने चाहिए इसके? शस्य प्रबंधन। फसल अवशेषों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। खेत की जुताई 2 महीने पहले ही कर देनी चाहिए ताकि अंडे निष्क्रिय हो जाए। मतलब हमें अगर इसका प्रबंधन करना है तो क्या करना चाहिए? हमें जुताई पहले ही कर देनी चाहिए, जिससे जो उसके अंडे हों वो क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाए। फसल चक्र लंबे समय तक अपनाना चाहिए। बुआई से पहले अरंडी की खल खेतों में डाल देनी चाहिए। अगर हम बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले कि अरंडी की जो खल है वो खेत में डाल दो। जैविक प्रबंधन, वही प्रतिरोधी किस्म अपनानी चाहिए। अगर ये टमाटर की हम बुआई कर रहे हैं तो इसकी प्रतिरोधी किस्में क्या हैं? पूसा, रूबी, हिसार। बैंगन में ब्लैक ब्यूटी, विजय, मैसूर। भिंडी में IC 9273 और IC 18960। मिर्ची में पूसा, ज्वाला और सूरजमुखी। रासायनिक प्रबंधन क्या करने चाहिए हमें? कार्बोफ्यूरॉन, LD कार्ब का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुसार छिड़काव करना चाहिए। अब हमने 2 रोग पढ़ लिए सूत्रकृमि के कारण। अब ये तीसरा रोग है गेहूं का सेहू या तुंदू रोग। ये सबसे पहले इंग्लैंड में देखा गया तथा इसके बाद पंजाब में देखा गया। ये जो रोग है वो सबसे पहले हमने इंग्लैंड में देखा, उसके बाद ये रोग पंजाब में देखा गया। इसका रोग कारक ट्रिटिसिया जीवाणु के साथ पाया जाता है। जो इसका रोग कारक है वो ट्रिटिसिया जीवाणु के साथ पाया जाता है। लक्षण, यह तने, पत्ती, पुष्प वाले भागों पर लक्षण प्रकट करते हैं। इससे संक्रमित पौधा बौने रह जाते हैं। अगर ये किसी भी पौधे को हो जाता है तो वो क्या होते हैं? बौने रह जाते हैं और पत्तियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती है। इससे संक्रमित पौधों में बालियाँ 40 दिन बाद आती हैं। मतलब अगर ये गेहूं को हो गया, गेहूं का सेहू या तुंदू रोग हो गया, तो जो बालियाँ हैं वो क्या 40 दिन बाद आएगी। इसकी बालियाँ काली पड़ जाती हैं। अगर गेहूं में सेहू रोग हो रहा है तो जो क्या होती है, जो बालियाँ होती है वो काली पड़ जाती हैं। ठीक है, अभी हमने जो लक्षण पढ़े थे वो सेहू रोग के लक्षण थे। अब हम आगे पढ़ेंगे तुंदू रोग के लक्षण। इसकी बालियाँ आकार में छोटे तथा गुच्छों में बदल जाती हैं। अगर तुंदू रोग हो गया तो जो बालियाँ होती है गेहूं में वो छोटी रह जाएंगी और गुच्छों में बदल जाएगी। ये नम मौसम में अधिक फैलता है। यह जटिल रोग के नाम से इसको जाना जाता है। तुंदू रोग का रोगजनक क्या है? रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई। ठीक है, रोग चक्र, सेहू रोग को उत्पन्न करने वाले डिंबक 8 से 9 वर्षों तक जिंदा रहते हैं। यह अपनी पुटिकाएं अवशेषी भागों पर रखते हैं। पौधों की वृद्धि के साथ साथ यह अपनी वृद्धि भी करते रहते हैं। अगर पौधे की वृद्धि हो रही है तो ये क्या करते हैं? अपनी भी वृद्धि करते रहते हैं। यह अपनी पुटिकाओं को निर्माण पुष्प के अग्रभाग में करते हैं। इनकी पुटिकाओं में 10 से 30 हज़ार अंडे होते हैं। इसके प्रवर्धन के लिए शस्य प्रबंधन, खेत के अवशेषों के खेत का जो अवशेष होता है उसको इकट्ठा करके जला देना चाहिए ताकि सारे अंडे नष्ट हो जाएं। खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, अगेती बुआई करनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैविक प्रबंधन, प्रतिरोधी किस्में सोनारा 63, NP 608, लार्मा राजो। ठीक है, अब है रासायनिक प्रबंधन। अधिक संक्रमण हो तो LD कार्ब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुसार छिड़काव करना चाहिए। मेलाफोन, जीनोफोर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुसार छिड़काव करना चाहिए। अब है घोंघा, यह आर्द्र व छायादार स्थानों पर पाया जाता है। जो घोंघा होता है, अब ये दूसरे हमने सूत्रकृमि पढ़ लिया, उसके जो रोग होते हैं तो वो पढ़ लिया। अब है घोंघा। अब घोंघा के बारे में पढ़ेंगे। जो घोंघा होता है वो आर्द्र और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। ये रात्रिचर होता है, शाकाहारी होता है, वर्षा ऋतु में अधिक सक्रिय रहता है। जो घोंघा होता है वो वर्षा ऋतु के समय अधिक सक्रिय रहता है। ये धीरे धीरे रेंगता है। ये शाक सब्जियों को अधिक नुकसान पहुंचाता है, सजावटी पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? यह अखंडित, असीमित होते हैं, मतलब इनमें कोई खंड नहीं पाया जाता। अभी जो घोंघा है उसका संघ होता है मोलस्का, वर्ग होता है गैस्ट्रोपोडा, गण होता है पल्मोनेटा और वंश होता है इसका हेलिक्स। लक्षण, शरीर कोमल, द्विपार्श्व, त्रिस्तरीय व अखंडित होता है। जो घोंघे का शरीर होता है वो कोमल होता है, द्विपार्श्व होता है, त्रिस्तरीय और अखंडित होता है। इसका शरीर कठोर आवरण का बना हुआ होता है। घोंघा का शरीर सिर, प्रवाह व पाद में बटा हुआ होता है। इसके सिर पर 2 जोड़ी स्पर्शक होते हैं। रक्त खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं। जो घोंघा है उसमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है और ये उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी मतलब नर और मादा एक ही शरीर में होते हैं। ठीक है। स्लग,
अब घोंघा पढ़ लिया, घोंघे के लक्षण पढ़ लिए, वर्गीकरण पढ़ लिया, विशेषता। अब अगला है स्लग। यह बाग बगीचों, नम मिट्टी, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह भी रात्रिचर होते हैं, जो घोंघा था वो भी रात्रिचर था, ये भी रात्रिचर होते हैं। ये ठंडे मौसम में बाहर निकलते हैं। ये बागवानी व खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब्जियों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पहचान, शरीर लंबा, पीछे से पतला होता है और नुकीला होता है। जो शरीर होता है वो इसका लंबा होता है, पीछे से पतला होता है और नुकीला होता है। सिर पर 2 स्पर्शक होते हैं। नेत्र काले नजर आते हैं। वर्गीकरण ये मॉलस्का में आता है। जो इसका संघ होता है वो क्या होता है? मॉलस्का। वर्ग होता है गैस्ट्रोपोडा। गण होता है पल्मोनेटा और वंश होता है लाइमैक्स। लक्षण, इनका शरीर कवकहीन होता है। इनका शरीर सिर पाद प्रवाह में बटा हुआ होता है। मतलब जो शरीर होता है वो कवक, कोई भी कवच नहीं होता है इन पे। जो घोंघा था वो उसमें कवच पाया जाता था, पर जो यह है स्लग वो कवचहीन होता है और इसका शरीर सिर पाद और प्रवाह में बटा हुआ होता है। इसके शरीर पर 2 स्पर्शक होते हैं जो वातावरण को इसके मतलब वातावरण के अनुकूल बनाते हैं इसे। यह उभयलिंगी होता है, मतलब नर और मादा एक ही शरीर में स्थित होते हैं। रात्रिचर होता है। यह स्थल पर पाए जाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। तो हमने सूत्रक्रमिक घोंघा और स्लग के बारे में पढ़ लिया। हमारा ये 9 चैप्टर बायो का ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।